हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मसल कॉन्ट्रैक्शन के पीछे की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में चलते हैं और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को एकदम आसान तरीके से समझते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपके नीट एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। कभी सोचा है आपने, जब आप जिम में एक सिंपल सा बाइसेप कर्ल मारते हो तो उस एक सेकंड के मूवमेंट के पीछे आपके मसल सेल्स के अंदर लाखों मॉलिक्यूलर मोटर्स एक साथ एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं। चलिए इसके अंदर घुसकर देखते हैं। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए चलो निकलते हैं एक माइक्रो सफारी पर। हम एक मसल के अंदर लेयर बाय लेयर जूम करते जाएंगे जब तक हम उस जगह ना पहुंच जाएं जहां असली एक्शन होता है। रेडी हो? लेट्स गो। तो सबसे पहले लेवल 1, ये है पूरा का पूरा स्केलेटल मसल। इसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये एक मोटी केबल जैसा है जो दरअसल और भी छोटे छोटे वायर्स के बंडल से बना है। चलो थोड़ा और जूम करते हैं। अब हमें दिख रहे हैं मसल फैसिकल्स। ये उस बड़ी सी केबल के अंदर के छोटे छोटे बंडल्स हैं और हर एक फैसिकल के अंदर मसल सेल्स का पूरा गुच्छा होता है। चलो और गहराई में चलते हैं। लेवल 3 पर है मसल फाइबर और हाँ, यही है आखिरकार हमारा मसल सेल। ये लंबा सा सिलिंड्रिकल होता है, लेकिन असली कहानी तो इसके भी अंदर है। अरे ये लो, फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, द मायोफिब्रिल। ये मसल सेल के अंदर के हजारों धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन का सारा एक्शन, सारा ड्रामा इसी स्टेज पर होता है। यही वो जगह है जहां हमारे हीरोज परफॉर्म करने वाले हैं। तो अब जब हम एक्शन जोन में आ ही गए हैं, चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो मेन हीरो से, कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स। इन्हीं की वजह से सारा खेल होता है। तो एक तरफ है एक्टिन यानी थिन फिलामेंट, इसको आप एक रस्सी या एक ट्रैक समझ लो। और दूसरी तरफ है मायोसिन यानी थिक फिलामेंट। ये है वो मोटर जिसके हेड्स इस रस्सी को पकड़कर खींचेंगे। सिंपल राइट? एक्टिन पतला, मायोसिन मोटा। अच्छा, अब इस एक्टिन फिलामेंट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसके पास ना स्पेशल एक्टिव साइट्स हैं जहां मायोसिन चिपकना चाहता है, लेकिन जब मसल आराम कर रहा होता है तो इन साइट्स पर ट्रोपोमायोसिन नाम का एक गेट कीपर बैठा रहता है जो रास्ता ब्लॉक करके रखता है। और इस गेट कीपर को कंट्रोल करता है ट्रोपोनिन, जो सिग्नल मिलने पर ही ट्रोपोमायोसिन को रास्ते से हटाता है। एकदम लॉक एंड की जैसा सिस्टम है। अब बात करते हैं हमारे मोटर की यानी मायोसिन की। इसका सबसे जरूरी हिस्सा है इसका हेड, और इस हेड पर सोचो दो बेहद इंपॉर्टेंट पार्किंग स्पॉट्स हैं, एक एक्टिन से जुड़ने के लिए और दूसरा एनर्जी मॉलिक्यूल यानी एटीपी से जुड़ने के लिए। दोनों ही कंट्रैक्शन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल हैं। तो सारे एक्टर्स से मिल लिया, स्टेज सेट है। अब पर्दा उठाते हैं और देखते हैं इनका लाइव परफॉर्मेंस। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, स्टेप बाय स्टेप, इसी को कहते हैं द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये पूरा हाई एनर्जी ड्रामा बस 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहले सिग्नल का आना, फिर क्रॉस ब्रिज का बनना, उसके बाद पावर स्ट्रोक और आखिर में क्रॉस ब्रिज का टूटना। चलो एक एक करके सबको देखते हैं। स्टेप 1, जैसे ही आपके ब्रेन से नर्व सिग्नल मसल तक पहुंचता है ना, सेल के अंदर कैल्शियम आयंस की जैसे बारिश हो जाती है। ये कैल्शियम आयंस सीधा जाकर ट्रोपोनिन से चिपक जाते हैं और जैसे ही वो जुड़ते हैं, ट्रोपोनिन अपने साथी गेटकीपर ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन की एक्टिव साइट से खिसका देता है। लो भाई, मायोसिन के जुड़ने के लिए रास्ता बिल्कुल साफ। रास्ता साफ होते ही हमारा मायोसिन हेड, जो पहले से ही एनर्जी लेके रेडी बैठा था, फट से जाकर उस खुली हुई साइट पर जुड़ जाता है। मायोसिन और एक्टिन का ये जो फिजिकल कनेक्शन बनता है ना, इसी को हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं। यहाँ से असली फिजिकल काम शुरू होता है। अब आता है मेन इवेंट, द पावर स्ट्रोक। क्रॉस ब्रिज बनते ही मायोसिन का हेड एक झटके से झुकता है और अपने साथ जुड़े एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ जोर से खींचता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई रस्सी को खींच रहा हो। यही वो पुल है जिससे मसल छोटा होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है। अच्छा, एक बार रस्सी खींच ली, अब क्या? अब मायोसिन को एक्टिन को छोड़ना पड़ेगा ताकि वो आगे बढ़कर रस्सी को दोबारा पकड़कर खींच सके। और इस डिटैचमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। एक नया फ्रेश एटीपी मॉलिक्यूल मायोसिन हेड से आके जुड़ता है और एटीपी के जुड़ते ही मायोसिन का एक्टिन से कनेक्शन जादू की तरह टूट जाता है। तो देखा आपने एटीपी का डबल रोल। वो सिर्फ पावर स्ट्रोक के लिए एनर्जी ही नहीं देता, बल्कि मायोसिन को डिटैच करने यानी
क्रॉस ब्रिज तोड़ने के लिए भी उतना ही जरूरी है। एटीपी ही इस पूरे शो का ऑल इन वन एनर्जी हीरो है। So, the crucial point is, ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सेल की एनर्जी करेंसी है और नीड के पर्सपेक्टिव से ये याद रखना क्रिटिकल है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में ATP के 2 काम हैं, मायोसिन हेड को एनर्जाइज करना यानी पावर स्ट्रोक के लिए और मायोसिन हेड को एक्टिन से डिटैच करना। दोनों, आई रिपीट, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अ लॉट ऑफ एक्शन, कंट्रैक्शन तो हो गया, लेकिन जब नर्व सिग्नल बंद हो जाता है और मसल को वापस आराम करना हो, तब क्या होता है? चलिए अब रिलैक्सेशन के प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। रिलैक्सेशन भी एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी लगती है। जैसे ही सिग्नल बंद होता है, कैल्शियम आयंस को उनके स्टोरेज हाउस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस पंप कर दिया जाता है और इस पंपिंग में भी एटीपी खर्च होता है। कैल्शियम के हटते ही हमारा गेट कीपर ट्रोपोमायोसिन वापस एक्टिन की साइट्स को ढक लेता है, क्रॉस ब्रिजेस नहीं बन पाते और मसल रिलैक्स होकर अपनी ओरिजिनल लेंथ में लौट जाता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे ये है, सो लिसन केयरफुली। कंट्रैक्शन के दौरान एक्टिन या मायोसिन फिलामेंट्स की खुद की लंबाई कम नहीं होती, वो छोटे नहीं होते, वो बस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, जिससे पूरा सार्कोमियर छोटा हो जाता है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सिंपल राइट? चलिए अब जाते जाते एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए। अब जब आप जानते हैं कि क्रॉस ब्रिज तोड़ने के लिए एटीपी कितना ज़रूरी है, तो सोचिए अगर बॉडी में एटीपी सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाए तो क्या होगा? मायोसिन हेड्स एक्टिन से परमानेंट जुड़ जाएंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो होंगे पर रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग।